गुड मॉर्निंग गाइस, नॉम्स आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम नेपोलियन थर्ड के फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं और आप इस वीडियो को इंग्लिश में भी देख सकते हैं सेम चैनल नॉम्स आईएएस पे। इसमें हम उनके नेपोलियन थर्ड की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं। इस बात को आगे बढ़ाने से पहले हम दो की पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। फर्स्ट हमारा होगा फॉरेन पॉलिसी एंड सेकंड होगा नेपोलियन थर्ड। सो फॉरेन पॉलिसी मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी क्या होता है? अगर हम इन जनरल बात करें फॉरेन पॉलिसी के बारे में, नॉट रिलेटिंग इट विथ फ्रांस। अगर इसे मैं फ्रांस से जोड़ के ना बात करूँ, मैं इन जनरल बात करूँ फॉरेन पॉलिसी के बारे में, तो क्या होता है फॉरेन पॉलिसी? तो फॉरेन पॉलिसी होता है ये किसी भी कंट्री का, जैसे कि मैं बात करूँ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो इंडिया का पॉलिसी दूसरे कंट्रीज़ के साथ, इंडिया का रिलेशनशिप दूसरे कंट्रीज़ के साथ मीन्स इंडिया का रिलेशनशिप फ्रांस, रसिया, चाइना, यूएस, पाकिस्तान, इन सब के साथ कैसा है, यही इंडिया का फॉरेन पॉलिसी है। और इस फॉरेन पॉलिसी को हम डिकोड कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। आप कह सकते हो इन द टर्म ऑफ ट्रीटी, मीन्स इंडिया ने किसके साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, किसके साथ कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, किसके साथ ना के बराबर है, किसके साथ नहीं करना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, किसके साथ ट्रीटी साइन किया, किसके साथ ट्रीटी साइन नहीं किया, नहीं करना है। ये सब चीज़ें हमारा फॉरेन पॉलिसी का, ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा कह सकते हैं आप। फर्स्ट मैंने बात कर लिया फॉरेन पॉलिसी के बारे में एंड सेकंड हम बात करेंगे नेपोलियन थर्ड के बारे में। तो नेपोलियन थर्ड कौन थे? नेपोलियन थर्ड जो थे वो फ्रांस के एम्परर थे और इनके बारे में इनका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट रिकग्नाइजेशन के बारे में बात करूँ, मैं इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पहचान के बारे में मैं बात करूँ, तो हम कह सकते हैं कि ये नेपोलियन बोनापार्ट जो था, उनके ये नेफ्यू थे, उनके ये भतीजे थे। आप इससे रिलेट कर पाएंगे अच्छी तरीके से। और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपको पता होगा, मैं ऐसा मानती हूँ। अगर नहीं पता है तो मैं वेरी शॉर्ट डिटेल में उनके बारे में अगर बात करूँ, तो नेपोलियन जो बोनापार्ट थे, ये भी फ्रांस के आप कह सकते हो एम्परर, मतलब ये डिक्टेटर थे फ्रांस के। ये फ्रांस के एक डिक्टेटर थे और इनको जो है डिफीट किया गया वाटरलू वार 1815 में। अगर आप इनके बारे में थोड़ा भी जानकारी रखते हो तो आप लेट कर पाओगे, अदरवाइज़ मैं एक वीडियो इसमें भी डालूँगी नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। ये सारी बातें जानने के बाद अब हम नेपोलियन थर्ड के फॉरेन पॉलिसी की तरफ प्रोसीड करेंगे। इनका जो फॉरेन पॉलिसी था, उसका फर्स्ट पार्ट हम कह सकते हैं, मैंने सारी चीज़ों को इंग्लिश में लिख रखा है बट मैं इनको हिंदी में बहुत अच्छे से डिकोड कर दूँगी, इसे आप टेंशन ना लें इस बात का। इनका जो फर्स्ट पॉलिसी था वो था, इन्होंने रोम को प्रोटेक्ट किया। रोम को प्रोटेक्ट किया, आप कह सकते हो कि इन्होंने रोम को रिकैप्चर किया, मतलब इन्होंने रोम को पुनः प्राप्त किया। ये जो स्टोरी है ये 1848 की है और इन्होंने रोम को रिकैप्चर किया मेजनी से। ये मेजनी कौन है? ये मेजनी जो है ये इटली का एक नेशनलिस्ट है। इटली की बात क्यों आई इसमें? अब इटली की बात इसलिए आई क्योंकि इस समय जो था इटालियन यूनिफिकेशन पे बहुत ही फोकस था, बहुत ही ज़ोर था इटालियन यूनिफिकेशन पे। इटली में बहुत ही तेज़ और तगड़ा आप कह सकते हो कि नेशनलिज्म का जो था लहर, नेशनलिज्म की जो लहर थी वो दौड़ चुकी थी। और क्योंकि उस समय जो इटली का जो हाल था, इटली जो था वो बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में डिसइंटीग्रेटेड था, विभाजित था और उनको जो रूल किया जा रहा था बहुत सारे फॉरेन पावर्स के द्वारा इटली को रूल किया जा रहा था। लेकिन एक ऐसा पार्ट था इटली में जो कि था पिडमोन सार्डिनिया, उसको जो था एक स्वदेशी डायनेस्टी के द्वारा, स्वदेशी या डायनेस्टी ही कह सकते हैं, डायनेस्टी के द्वारा रूल किया जा रहा था। और उस स्वदेशी डायनेस्टी के मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसान एक थे, प्राइम मिनिस्टर, उनका जो डेजिग्नेशन था काउंट केबर। काउंट केबर एक इंसान थे जो चाहते थे कि इटली यूनिफाई हो जाए। उनको भी आप एक नेशनलिस्ट का नाम नेशनलिस्ट कह सकते हो, और मेजनी भी एक नेशनलिस्ट था। काउंट केबर और मेजनी में डिफरेंस क्या था? मेजनी एक नेशनलिस्ट था और काउंट केबर एक क्राउन्ड पर्सन थे, क्योंकि वो एक रॉयल पर्सन थे।
तो काउंट केवर ने मेजनी को परसुएड किया, उन्होंने मेजनी को बोला कि तुम जाके रोम को कैप्चर कर लो, क्योंकि रोम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था इटली का, क्योंकि आज भी है। और इटालियन यूनिफिकेशन के लिए, इटालियन एकीकरण के लिए ये जो रोम था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। इसलिए काउंट केवर ने मेजनी को परसुएड किया रोम को कैप्चर करने के लिए। और मेजनी ने वैसा ही किया, उसने रोम को कैप्चर कर लिया। बट रोम को कैप्चर करने का मतलब था, उस समय रोम को डोमिनेट किया जा रहा था। रोम पे जो आधिपत्य था, डायरेक्ट आप रूल कह सकते हो, वो पोप का था। तो पोप्स का जो डायरेक्ट रूल था और उनको बैकअप दिया जा रहा था, सपोर्ट दिया जा रहा था फ्रांस के द्वारा। तो इस सिचुएशन में अगर अगर रोम को कैप्चर किया जाता है तो इसका मतलब ये लगाया जा सकता है कि आप इनडायरेक्ट चैलेंज कर रहे हो फ्रेंच अथॉरिटी को। और फ्रेंच अथॉरिटी मीन्स क्या? कह सकते हो नेपोलियन थर्ड। क्या नेपोलियन थर्ड ही थे फ्रेंच अथॉरिटी, मेन अथॉरिटी ऑफ फ्रांस। दैट्स वाई नेपोलियन थर्ड ने इसमें क्या किया, इंटरफेयर किया और रोम को रिकैप्चर कराया और फिर से उस पर पोप्स का जो था डोमिनेशन स्टैब्लिश किया, स्थापित किया फिर से पोप का राज्य रोम पे। तो पोप का राज्य फिर से रोम पे स्टैब्लिश हो गया। और इससे नेपोलियन थर्ड को एक और फ़ायदा हुआ कि नेपोलियन थर्ड जो थे वो अपने कैथलिक सब्जेक्ट्स को जो कैथलिक सब्जेक्ट थे उनको प्लीज़ कर पाए, उनको खुश कर पाए। ये भी इम्पॉर्टेंट, उनको प्रॉफिट मिला नेपोलियन थर्ड को। तो उनका पहला फॉरेन पॉलिसी ये था कि उन्होंने रोम को कैप्चर किया। सेकंड फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करें तो उन्होंने जो था क्रीमिया बैटल में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। सो क्रीमिया बैटल क्या था, शॉर्ट डिटेल में जाने क्रीमिया बैटल के बारे में। तो क्रीमिया बैटल एक बैटल था जो कि 1854 से 1856 तक चला था। और इस बैटल की शुरुआत की गई थी रसिया के द्वारा। रसिया ने क्रीमिया एक प्लेस है, इस पर अटैक किया था। और बिकॉज रसिया जान गया था कि क्रीमिया का जो मेन प्रोटेक्टर है, इसको जो मेन प्रोटेक्ट करने वाले जो किंगडम है, जो राज्य है, ऑटोमन एम्पायर जो था, उस समय डिसइंटीग्रेट हो रहा था, उस समय वो टूट रहा था, वो वीक हो चुका था। एंड दैट्स वाई इसने उस पर इन्वेड किया क्रीमिया पे। एंड सेकेंड आप कह सकते हो रीजन रसिया का जो क्रीमिया पे इन्वेड करने का था, क्रीमिया पे आक्रमण करने का था, वो ये था कि रसिया के पास कोई भी उस समय वार्म पोर्ट नहीं था। और इसी वजह से रसिया जो था क्रीमिया को हड़पना चाहता था। बट इसमें आप कह सकते हो क्रीमिया वार में कितने सारे पार्टिसिपेंट्स थे। सो पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात करें तो ब्रिटेन, पिडमोंट, सार्डिनिया, फ्रांस, ये सारे जो थे क्रीमिया बैटल में पार्टिसिपेंट्स थे। और इन सब का अपना अपना इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। क्योंकि पॉलिटिक्स में ये होता है, अपने इंटरेस्ट की वजह से आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे, इन्वॉल्व होगे। विदाउट इंटरेस्ट आप नहीं करोगे, कोई भी नहीं करेगा। हो सकता है कुछ लोग हो जो करते हो, उन सब बातों को छोड़ो। अभी हम ब्रिटेन का क्या इंटरेस्ट था? ब्रिटेन का इंटरेस्ट था ये था कि अगर रसिया क्रीमिया को कैप्चर कर लेता है तो जो रसिया को जो है वो अफ्रीका और एशिया का रूट मिल जाएगा। और ब्रिटेन ने अफ्रीका और एशिया को उनके ऑलमोस्ट सारे ही पार्ट्स को आप कह सकते हो कॉलोनाइज्ड कर रखा था। तो फिर वो कॉलोनाइज्ड पार्ट में रसिया इंटरफेयर करेगा और चाहेगा कि पार्ट को मैं भी कॉलोनाइज़ करूँ, या तो वार होगा यहाँ पे, और दोनों में से कौन जीतता है। तो इस सब झमेले से बचने के लिए ब्रिटेन ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ताकि वो रसिया को प्रिवेंट कर पाए, रोक पाए रसिया को क्रीमिया को कैप्चर करने से। पिडमोंट, सार्डिनिया ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि इटली में क्या था कि इटालियन यूनिफिकेशन की लहर दौड़ पड़ी थी। एंड पिडमोंट, सार्डिनिया एक स्वदेशी जो था राज्य था वहाँ का। सो पिडमोंट, सार्डिनिया चाहता था कि जो भी कुछ फॉरेन पावर्स के द्वारा जो भी कुछ एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, जो भी कुछ दमन किया जा रहा है, वो सारे बड़े बड़े जो राज्य हैं, पावरफुल जो कंट्री हैं लाइक फ्रांस और ब्रिटेन, इनके सामने रखा जाए ताकि ये लोग हेल्प करें। इस वजह से इसने पार्टिसिपेट किया था और इसको थोड़ा बहुत फ़ायदा भी मिला। फ्रांस के साथ कुछ ट्रीटीज़ इसने साइन की, वो आप कह सकते हो कि इनका जो था प्रॉफिट हुआ। पिडमोंट, सार्डिनिया का इसमें पार्टिसिपेट करना टोटली वेन में नहीं गया, टोटली मतलब आप कह सकते हो कि टोटली वो वेस्ट नहीं हुआ। सो ये सेकंड था कि इन्होंने क्रीमिया वॉर में पार्टिसिपेट किया। थर्ड आप कह सकते हो इन्होंने एक ट्रीटी साइन किया, प्लाम्बियर्स की ट्रीटी। और ये ट्रीटी जो था वो पिडमोंट, सार्डिनिया और फ्रांस के बीच में साइन हुआ।
और फ्रांस ने इस ट्रीटी में प्रॉमिस किया कि फ्रांस ऑस्ट्रिया की मदद नहीं करेगा, ऑस्ट्रिया को हेल्प नहीं करेगा जब भी पिडमोंट सार्डिनिया एंड ऑस्ट्रिया के बीच में वार होगा। इस ट्रीटी का जो रिज़ल्ट था, जो कॉन्सिक्वेंसेस थे इस ट्रीटी के, वो थे कि पिडमोंट सार्डिनिया कैप्चर कर पाया लोम्बार्डी को फ्रांस के हेल्प से। लेकिन जब वेनिस को कैप्चर करने की बात आई तो फ्रांस बैकआउट कर गया। फ्रांस ने वादा से, अपने जो प्रॉमिस था उससे वो पीछे हट गया और उसने जो पिडमोंट सार्डिनिया को सपोर्ट करने का जो प्रॉमिस किया था उसे वो तोड़ दिया, क्योंकि उसने उस समय एक ट्रीटी कर लिया ऑस्ट्रिया के साथ। सो ये हुआ कि फ्रांस ने डिसीव्ड कर लिया, मतलब फ्रांस ने धोखा दे दिया, और इसकी वजह से फ्रांस इटली में जो था, इटली में आप कह सकते हो, मतलब पिडमोंट सार्डिनिया में जो था प्रोटेस्ट शुरू हो गया फ्रांस के खिलाफ। ये जो है ना हमारा 4th पार्ट होना चाहिए, मैंने 3rd लिख दिया है गलती से, मैट्रिमोनियल अलायंस। ओके, सो ये जो मैट्रिमोनियल अलायंस था ये फ्रांस और पिडमोंट सार्डिनिया के बीच में हुआ था। वही जो क्रीमिया वार में पार्टिसिपेट किए थे, सारे ग्रीवांसेस रिप्रेजेंट किए पिडमोंट सार्डिनिया ने, उसी के रिजल्ट्स में ये सारे ट्रीटीज़ जो हैं फ्रांस के साथ साइन हुए। इन ट्रीटीज़ का भी यही एम्बिशन था कि फ्रांस से हेल्प लेना इटालियन यूनिफिकेशन में। सो 5th जो है, ये 5th होना चाहिए, 4th हो गया है, सॉरी फॉर दिस। ओके, 5th जो है नेपोलियन थर्ड ट्रीटी, नेपोलियन थर्ड ट्रीटी विथ ऑस्ट्रिया। नेपोलियन थर्ड का जो ट्रीटी ऑस्ट्रिया के साथ था। सो नेपोलियन थर्ड ने ट्रीटी किया ऑस्ट्रिया के साथ, और यही वो ट्रीटी था जिसकी वजह से नेपोलियन थर्ड ने क्या किया, पिडमोंट सार्डिनिया को डिसीव किया, और पिडमोंट सार्डिनिया का जो सपोर्ट उसने जो सपोर्ट करने का जो उसने प्रॉमिस किया था उसने उसे बीच में ही तोड़ दिया, और जिसकी वजह से वो केवल लोम्बार्डी को कैप्चर कर पाया, वेनिस को नहीं। सो यही वो ट्रीटी था। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। ये ट्रीटी जो है 1859 में साइन हुआ। इस ट्रीटी को हम कहेंगे वेला फ्रेंका का ट्रीटी, और ये ट्रीटी जो था हमने लिखा भी है, डन ड्यूरिंग द वार बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड पिडमोंट सार्डिनिया, और इसी ट्रीटी की वजह से उन्होंने बैकअप किया था, फ्रांस मीन्स नेपोलियन थर्ड ने बैकअप किया था, बैकआउट किया था, सॉरी बैकअप नहीं, बैकअप तो सपोर्ट हो जाएगा, बैकआउट कर गया था। सो इसका रिजल्ट ये हुआ कि पॉपुलेस ऑफ इटली बिकेम फ्यूम्ड। यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक है, सॉरी फॉर दिस। पॉपुलेस ऑफ इटली बिकेम फ्यूम, एंड क्योंकि इसकी वजह से क्या था, पॉपुलेस जो इटली के जो पॉपुलेस थे, जो जनता थी इटली की, वो नाराज़ हो गई फ्रांस से, क्योंकि फ्रांस जो था वो बिल्कुल आप कह सकते हो एक ऐसा टाइम था जहाँ ये जो पिडमोंट सार्डिनिया था ये कैप्चर कर सकता था वेनिस को, बट क्योंकि नेपोलियन थर्ड पीछे हट गए, उसकी वजह से नहीं कर पाया। इस वजह से जो इटली की जनता थी वो बहुत ही फ्यूम हो गई, बहुत ही गुस्से में आ गई और प्रोटेस्ट वगैरह करना शुरू कर दिया, ठीक है। और 6th आप कह सकते हो फ्रांस डिसीव रसिया। तो फ्रांस ने केवल ऑस्ट्रिया को ही डिसीव नहीं किया, केवल ऑस्ट्रिया को ही धोखा नहीं दिया, उसने रसिया को भी दिया, क्योंकि फ्रांस ने एक प्रॉमिस किया था रसिया को कि वो पोलिश रिवोल्ट के समय उसकी हेल्प करेगा, लेकिन उसने हेल्प किया नहीं। ओके, सो इन सारे चीज़ों की वजह से क्या था कि फ्रांस को डिफेम फेस करना पड़ा, और फ्रांस को डिफेम फेस करना पड़ा। और एक सेकेंड, इसको आप काट दो, फिर इसको भी काट दो। सो इफ़ यू अगर एक सेकेंड सो इन ट्रीटीज़ के बारे में, इनके पॉलिसी के बारे में यही सब बातें थी। अगर आपने इस वीडियो को अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ है तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में डालो, मैं उसको रिप्लाई करूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।